नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब रुक करेंगे हम खबर का। अतीक अहमद को एक बार फिर गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, जो फिर से शिवपुरी से होकर गुजरा और शिवपुरी के सुरवाया थाना पर 15 मिनट के लिए रुकने के दौरान अतीक वॉशरूम गया और यूपी एसटीएफ के काफिले ने मध्य प्रदेश की सीमा में लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय किया और करीब यहां अब उसके बाद 7:45 पर उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रवेश कर गया और सुरवाया थाना पर अतीक ने बताया कि मुझे साबरमती की जेल में परेशान किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि मुझे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सरकार मुझे पहले ही मिट्टी में मिला चुकी है। मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है, अब सिर्फ रगड़ा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। केवल कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया। वहाँ जैनों लगे हुए हैं। 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद लगभग 1 घंटे तक झांसी की पुलिस लाइन में मौजूद रहा और उसके बाद अब आप देख सकते हैं तस्वीरें न्यूज 18 पर। गाड़ियां जो है अब प्रयागराज के लिए निकल चुकी हैं। बाकायदा एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो निकाली जा रही है। लगभग 1 घंटे के आसपास का जब वक्त रहा होगा जब वो यहाँ पर रहा और इस दौरान जो गाड़ियों से उनका टेक्निकल टेस्ट भी किया गया। इसके अलावा जो स्टाफ था उसने भी चाय नाश्ता किया और अब जो काफिला आगे बढ़ चुका है और अब यह चित्रकूट बांधा होते हुए ये महोबा होते हुए अब ये प्रयागराज पहुंचेगा और यदि समय रहते ये पहुंचता है तो आज ही अतीक को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां जो इसकी जो रिमांड है वो लेने की जो रखा जाएगा पुलिस की तरफ से। और ये माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में कई अहम खुलासे इस पूछताछ के दौरान होने हैं और पुलिस को बहुत सारी जानकारियां जुटानी हो। यही कारण है कि पुलिस लंबे से लंबे लगभग 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग जो है वो न्यायालय में कर सकती है। और जिस तरीके से अशरफ जो इसका भाई है उसको भी बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है, तो अब देखना होगा कि जब इसकी न्यायिक हिरासत रहती है और क्या क्या बड़े खुलासे इस पूरे मामले में सामने आते हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 झांसी। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें दरअसल जबलपुर में देर रात गढ़ा थाना अंतर्गत देवताल की पहाड़ी आग का गोला बन गई और देर शाम अचानक पहाड़ी से लगे चौहानी शमशान घाट की ओर से आग की लपटें पहाड़ी के काफी बड़े हिस्से में फैल गई। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग को किसी तरह से आग पर काबू पाते देखा गया और आग बुझाने के प्रयास किए गए। कुछ देर बाद आग बुझाकर दमकल विभाग वापस लौट गया, लेकिन रात करीब 9 बजे एक बार फिर पहाड़ी के ऊपर आग की लपटें दिखाई देने लगी। दमकल विभाग की गाड़ी पहाड़ी पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी रही और सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पाया जा सका। पहाड़ी पर आग कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि शराबी, सिगरेट, गंजेड़ी का नशा करने वाले अक्सर पहाड़ी पर जाते हैं। वहां पर लापरवाही से आग के बचे हुए अंश बीड़ी या सिगरेट के फेंकने की वजह से ये आग लग रही है। हर साल की तरह गर्मी शुरू होते ही आग लगने के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बार मामला देवताल पहाड़ी का है। गढ़ा थाना क्षेत्र में स्थित देवताल पहाड़ी करीब 5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जहां मंगलवार की शाम चौहानी शमशान घाट की ओर से आग लगी। शाम करीब 7 बजे दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया, लेकिन रात होते ही करीब 9 बजे दोबारा चिंगारियां सुलग उठी, जिसने पूरी पहाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग ने दोबारा मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन अंधेरा होने के कारण दमकल विभाग की गाड़ियां पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा पाईं और ना ही दमकल विभाग के कर्मचारी ऊपर तक पहुंच सके, जिसके कारण पहाड़ी के नीचे खड़े होकर ही पानी की बौछार से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 7 घंटे का वक्त लगा और सुबह 4 बजे तक आग बुझाने की प्रक्रिया जारी रही। बहरहाल आग को बुझा दिया गया है, लेकिन इस आग ने पूरी पहाड़ी को खाक कर दिया। पवन पटेल, न्यूज 18 जबलपुर। और बुरहानपुर जिले के नेपानगर में सैकड़ों अतिक्रमणकारियों के 1000 से अधिक मकान ध्वस्त करने के बाद
अब जिला प्रशासन करोड़ों रुपए की वन संपदा को जब्त कर अवैध पट्टों को भी निरस्त करने का काम कर रहा है, जिसको लेकर लगातार चौथे दिन भी कार्यवाही जारी है। वन विभाग द्वारा एसटीएफ, पुलिस और राजस्व विभाग के लगभग 1000 से अधिक जवानों की मौजूदगी में करोड़ों की वन संपदा जब्त करने का काम जारी है। बुरहानपुर के नेपानगर थाना क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के द्वारा पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने और वन्य चौकी को लूटने के बाद अब लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। लगातार अतिक्रमणकारियों के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, उनके मकानों को, उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। बीते 4 दिन से ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और अब इसी का नतीजा है कि जो अतिक्रमणकारी हैं, जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था, वन संपदा पर कब्जा करने का काम किया था, अब वो लोग बौखला गए हैं और कहीं ना कहीं वनों को, वन संपदा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वनों में आग लगाने की जो घटना है वो सामने आई है, जिसके चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में भी दहशत का माहौल है। ग्रामीण इस बात से घबराए हुए हैं कि कहीं उनको आग के चलते नुकसान ना हो जाए, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है। शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए हर संभव कोशिश जो है वो वहां पर की जा रही है और पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक एक एक आरोपी को ठिकाने नहीं लगा दिया जाता, जब तक ये पूरा ऑपरेशन चलता रहेगा। मौके पर वज्रदल की टीमें, रैपिड एक्शन फोर्सेस की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, वो वहां पर लगा दी गई हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के साथ, आरोपियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति से निपटा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। आज राजधानी रायपुर के लगभग आधे इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। दरअसल पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है, ऐसे में राजधानी में पानी की सप्लाई प्रभावित है और जिससे लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रावण भाटा फिल्टर प्लांट का वाटर पीएससी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और आज इसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। और पाइपलाइन की मरम्मत के चलते वाटर सप्लाई शटडाउन है और शहर के 10 टंकियों से पानी की सप्लाई बंद है। कई इलाकों में आज पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने 80 MLD फिल्टर प्लांट में पाइपलाइन मरम्मत के लिए ये शटडाउन किया है। मेंटेनेंस के दौरान शहर के 10 पानी टंकियों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। जानकारी के मुताबिक 80 MLD फिल्टर प्लांट से शहर के 10 पानी टंकियों में पानी सप्लाई की जाती है, इसीलिए 10 ओवरहेड टैंक मरम्मत के दौरान बंद रहेंगे। राजधानी के डंगनियागंज, तेलीबांधा, राजेंद्र नगर, खमतरई, शंकर नगर, भनपुरी, श्याम नगर समेत कई इलाकों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। गर्मी के दिनों में पानी सप्लाई नहीं होने से राजधानी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। राजधानी रायपुर के कई इलाकों में आज पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने 80 MLD फिल्टर प्लांट में पाइपलाइन मरम्मत के लिए यह शटडाउन लिया है और इस दौरान शहर के 10 पानी टंकियों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। जानकारी के मुताबिक 80 MLD फिल्टर प्लांट से शहर के 10 बड़ी टंकियों में पानी सप्लाई किया जाता है, इसीलिए मरम्मत के दौरान 10 ओवरहेड टैंक बंद रहेंगे। राजधानी के डंगनियागंज, शंकर नगर, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, श्याम नगर समेत कई इलाकों में पानी सप्लाई आज बाधित रहेगी। इन इलाकों में सुबह पानी का सप्लाई किया जाएगा, लेकिन शाम में पानी सप्लाई नहीं होगा। ऐसे में लगातार बढ़ रहे गर्मी के बीच में पानी सप्लाई नहीं होने से राजधानी वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इन इलाकों में लोगों के ज़रूरत के हिसाब से नगर निगम वाटर टैंकर भेजने की व्यवस्था भी करेगी। ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। हवा की दिशा बदलने से अब छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज भी बदल गया है। नम हवाओं का आना थम गया है और अब गर्म हवाएं चलने लगी हैं। मंगलवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का यह कहना है कि हवा की दिशा अब उत्तर पश्चिम हो गई है और इससे मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी में और इजाफा देखने को मिलेगा, साथ ही अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है। मार्च में मौसम ने बड़ी राहत दी और लगातार बारिश होती रही। पूरे मार्च भर बारिश हुई। बारिश की वजह से काफ़ी परेशानी किसानों को हुई, लेकिन अब अप्रैल के महीने में सूर्य तपने लगा है। अब पारा छत्तीसगढ़ का 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो सारंगढ़ सबसे अधिक गर्म रहा, वहां पर
40.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो बिलासपुर का तापमान है 38.8 डिग्री दर्ज किया गया है। जैसे जैसे मार्च का महीना आ रहा है वैसे वैसे सूर्य की तपिश है तेज होते जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मतलब अप्रैल और मई जून तक इस तरह से मौसम रहेंगे, हालात रहेंगे कि परेशानी और भी बढ़ेगी। और संभवतः मौसम वैज्ञानिकों ने जिस हिसाब से अनुमान लगाया है कि आने वाले जो मई और जून में हीट स्ट्रोक चलने की संभावना है, तो ये कहा जा सकता है मार्च में भले ही मौसम ने राहत तो दी मगर अब आने वाला महीना काफ़ी कठिन होगा और लू के थपेड़ों के बीच हम आप सबको रहना होगा। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और रायपुर से अहम खबर, दरअसल प्रियंका गांधी का बस्तर दौरा है कल और प्रियंका दौरे पर अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार और बयान पर सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। अजय चंद्राकर की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि उनमें ज्ञान का अभाव है। प्रियंका गांधी कल छत्तीसगढ़ आ रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी प्रियंका गांधी लेंगी और सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया अजय चंद्राकर के बयान पर। उनका कहना है कि अजय चंद्राकर की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, उनमें ज्ञान का अभाव है। आजकल उनकी बातें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। दरअसल उनके अंदर में ज्ञान का अजीर्ण चल रहा है। प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रही हैं। वो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका जानकारी लेंगी। महिला स्व सहायता समूह की बहनों से मिलेंगी। इसके अलावा वे न्याय के भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगी और छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेंगी। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा अलग अलग राज्यों में स्लोगन देती हैं, छत्तीसगढ़ में वो क्या स्लोगन देंगी ये देखना होगा। के आने से परिवर्तन होगा तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सीटें और कम हो गई थी। क्या मूवमेंट था वहां, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कर्नाटक में ना नायकी था उसका स्लोगन। अब छत्तीसगढ़ में जो पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कटुता बढ़ रही है, उसके लिए क्या स्लोगन देती है वो देखना है, सुनना है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, प्रोफेशनल चुनावी रणनीतिकार बनाएंगे सुशील कानून गोलू। दरअसल इन कंपनी कांग्रेस के लिए रणनीति बनाएगी। कमलनाथ ने जिम्मेदारी सौंपी है। चुनावी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के करीबी हैं सुनील और चुनावी कैंपेन डिजाइन करेगी कंपनी। दरअसल सुनील कानून गोलू की टीम ने भोपाल में डेरा डाल लिया है। नकुलनाथ के बंगले को वॉर रूम बना दिया गया है। विधायकों का सर्वे, जमीनी फीडबैक लेगी टीम और जनता से फीडबैक लेने के बाद काउंटर रणनीति बनाई जाएगी। 2014 में पीएम मोदी के लिए प्रशांत किशोर के साथ प्लानिंग इन्होंने की थी और अब कमलनाथ के लिए प्लानिंग की जाएगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, प्रशांत किशोर के करीबी हैं, मोदी के लिए रणनीति बना चुके हैं। अब क्या कांग्रेस को अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं रह गया है? प्रोफेशनल सार करने पड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा कदम कांग्रेस की तरफ से उठाया गया माना जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को ऐसे रणनीतिकारों की जरूरत पड़ रही है जो चुनाव में उसकी नैया पार लगा दें और इसी को लेकर सुनील कानून गोलू की मदद जो है अब कांग्रेस पार्टी ले रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ, उनका जो सरकारी आवास है उसको एक तरीके से वार रूम बना दिया गया है और सुनील कानून गोलू की जो टीम है वो यहाँ पर एक्टिव हो गई है और चुनाव से पहले किस तरह की रणनीति विधानसभा वार कांग्रेस की होगी उसको लेकर ये टीम अब आक्रामक रुख अपनाएगी। तो कुल मिलाकर अब चुनाव में किस तरीके की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी इसकी सुझाव और सलाह और जो रणनीति देने का काम है वो सुनील कानून गोलू के लोग करेंगे। उनकी टीम बताएगी कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से विधानसभा वार रणनीति पर कांग्रेस पार्टी को काम करना है।
जी, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बेरनपुर हिंसा को लेकर बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार को इस घटना की न्यायिक जांच करानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना पहली बार हुई है और अब इस पूरे मामले पर जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस पर सवाल उठाए हैं और बेरनपुर मामले पर बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की है। बहरहाल बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि ऐसा मामला छत्तीसगढ़ में पहली बार सामने आया, इस तरह की घटना पहली बार हुई है, इसकी न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी घटना पहली बार हुई है। यदि कमिश्नर जांच करेगा तो अभी से बता देता हूं रिपोर्ट क्या आएगा उसको। यदि उनमें नैतिकता है तो इसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए उनके कारणों को जानने के लिए न्यायिक जांच की जरूरत है। और बेरनपुर हिंसा पर बीजेपी की न्यायिक जांच की मांग पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के बयानों की जांच होनी चाहिए। पूरे मामले में बीजेपी के किसी भी नेता ने शांति की अपील नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि यह बीजेपी का षड्यंत्र हो सकता है। निश्चित तौर पे बेरनपुर का जो हादसा हुआ है बेहद ही दुखद है, लेकिन इसमें जांच इस बात की होनी चाहिए कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वहां पे किस प्रकार से रवैया रहा है। दंगे को भड़काने के लिए उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र किया था, इन सारे पहलुओं की भी जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के लिए उच्च स्तरीय कमिश्नर की एक कमेटी बनाई है जो एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की जांच बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार बयान आया है कि किसी ने भी शांति की अपील नहीं की, उससे यह लग रहा है कि इस हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र भी हो सकता है। और भोपाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए यह फैसला लिया गया। हजारों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ होगा। दरअसल 2018 में कांग्रेस सरकार के शासन में जो फैसला लिया गया था उसे बदल दिया गया है। पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथी साल 100% सैलरी नियम को बदल दिया है। नवनियुक्त शिक्षकों को पहले साल 70% सैलरी दी जाएगी, सीएम ने कहा, और दूसरे साल 100% सैलरी का भुगतान किया जाएगा। पिछली सरकार के गलत फैसले को सुधार रहा हूं। और न्यूली अपॉइंटेड टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम ने सीएम को 50,000 नवनियुक्त शिक्षकों की तरफ से धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री हमेशा कर्मचारियों के हित में सोचते हैं, अमित गौतम ने कहा। तो 2018 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने जो फैसला लिया था उसे बदलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है कि पहले साल 70% और दूसरे साल से 100% सैलरी दी जाएगी। 40 से लेकर 50,000 तक के बीच में ले गए। और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। 40 से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से इसकी घोषणा की। और मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अनिल गौतम ने इस पर प्रतिक्रिया दी, और माफ कीजिएगा अमित गौतम ने इस पर प्रतिक्रिया दी। और अमित गौतम ने कहा कि ये सरकार टीचर्स के हित में हमेशा, कर्मचारियों के हित में हमेशा फैसला लेती है। और ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया ये निर्णय जो तमाम अध्यापक हैं और न्यूली अपॉइंटेड जो टीचर्स हैं उनके लिए लाभकारी, हितकारी सिद्ध होगा। कर्मचारियों के हित में ये सरकार हमेशा फैसला लेती है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। वासु, एक और बड़ी घोषणा अब, और वो भी पिछली सरकार के फैसले को पलटते हुए, एक तीर से दो निशाने। वासु, पिछली सरकार के फैसले को गलत सिद्ध करते हुए, उसे बदलते हुए टीचर्स को एक तोहफा दिया है, एक तीर से दो निशाना कहेंगे इसे?
निश्चित तौर पर देखिए आज बड़ा कार्यक्रम था सीएम हाउस में। पूरे प्रदेश के जो नवनियुक्त शिक्षक थे वो सीएम हाउस पहुंचे हुए थे और वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया शिक्षकों के साथ। बहुत सारे सौगातें देने का काम जो है वो सीएम के द्वारा किया गया और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पूरे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं दोनों विभागों को बधाई देना चाहता हूं, चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो या फिर जनजातीय कार्य विभाग हो, जहाँ पे जो स्कूलों को संचालन करते हैं। बहुत गंभीरता के साथ नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किया गया और इसे और बेहतर करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की उन्होंने जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम 17वें नंबर पर थे और अब हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के जो प्रयास हैं कि बच्चों का एकेडमिक के साथ साथ जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट है, उस पर खासा फोकस किया जाए और इस दिशा में जो काम हो रहे हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही है। जी बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बहुत जल्द लौटते हैं।